जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में, चाहे वो सोशल का हो चाहे वह हिंदी का है, जितना आप शारीरिक मेहनत कर रहे हैं ये मान के चलिए उसकी 4 गुनी मेहनत आपको इसमें करना होगा। और अगर आपको नौकरी लेना है और आपके अंदर जुनून है कि नहीं हम लेंगे, तो यही हम कहेंगे कि फालतू जो आपका फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग है इसको त्याग दीजिए। देखिए त्याग के बाद ही आपको कुछ मिलेगा। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बहुत खास मित्र हो, बहुत खास कोई भी हो, बस नॉर्मल कह दीजिए। देखिए आपका दोस्त नाराज़ हो जाएगा, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा, भाई नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे सबको मना लेंगे। लेकिन अगर असफल रह गए तो जो अच्छे हैं धीरे धीरे वो भी आपका पीछा छोड़ देंगे। आज समय है तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन कल समय नहीं रहेगा। इस बात को बाबू आपको ख्याल करना होगा। आप लोग त्याग करेंगे, इतनी भीड़, इतनी पॉपुलेशन, इतना कंपटीशन कि मेरिट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो अपने को सर्वोपरि मान करके आप चलिए, ठीक ना। तो सिलेबस इतना लेंदी है कि उसमें कुछ चीज़ छोड़ा ही नहीं गया, सब सर क्षेत्र की, हाँ हर चीज़, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं कि उसमें से ना आपसे पूछा जा सके। और ये भी नहीं कि अब की मोटी बातें पूछी जा रही हो आपसे, अब मोटी बातें भी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक ना। अब डीपली पूछा जाता है, गहराई से पूछा जाता है, बहुत अंदर की चीज़ पूछी जाती थी। पहले कंपटीशन होता था नॉर्मल, लाल किला ताजमहल ये सब चीज़ें अब ये सब ज़माना गया है, लाल किला ताजमहल और ठीक ना ये सब चीज़ें गई। अब जैसे मोटी मोटी नदियों के नाम आप जानते होंगे, देशों के नाम जानते होंगे, कुछ राज्य क्षेत्रों के नाम जानते होंगे, उनकी राजधानियों के नाम जानते होंगे, वो भी बातें अब नॉर्मल रख दीजिए। अब पूरे विश्व का, पूरे देश का, अपने प्रदेश का, पूरे विश्व का, और करंट भी रहिए, एकदम ताज़ा रहिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं प्रेजेंट में सब कुछ चल रही हैं, जो बात विवाद, जो कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर घटित हो रहा है, वह सब बातों को आप गौर करिए, उसको नोट करिए। ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले का यही मकसद होता है कि वह जानना चाहता कि आप कितना करंट है, कितना तैयार रहते हैं, कितना चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, आपका दिमाग कितना करता है। क्योंकि आप ऐसे ही सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हैं जहाँ एक तंदुरुस्ती फुर्ती की ज़रूरत होती है, ठीक। देखिए आज हम कुछ नॉर्मल चीज़ों को बता देंगे, सोशल का चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक हम भूगोल से लेंगे। और भूगोल में जो भी चीज़ें आएंगी आपकी, तो कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमेशा इस्तेमाल होती हैं। हाँ, मैथ भी आपका सब चलेगा, हाँ एकदम एकदम। और हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि एटलस का जो होता है, हाँ एटलस नाम से, एटलस जो है मानचित्रों का किताबी रूप होता है, ठीक ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये का आपको मिलेगा, आप इसको ले लीजिए, ठीक ना। रखने से नहीं, जब आप पढ़ने से ऊब जाएं, पढ़ते पढ़ते थक जाएं, या थोड़ा सा खाना पीना भी खा लिए हो, नहीं बैठने का मन कर रहा हो, तो आप सिर्फ अपने पन्ने को ही पलट करके थोड़ा सा निगाह डालते जाइए, इतना भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। क्योंकि पर डे जब आप जिस चीज़ों के देखिए, देखने और रटने में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ें आप सीरियल वाइज रटेंगे उसका क्रम जरूर भूल जाएगा, लेकिन जब आप एकदम देखे रहेंगे, उसको देखे रहेंगे, तो ज़रूर आपके दिमाग में बनेगा कि हाँ फला चीज़ हमने देखा था, उसके अगल बगल, तो आप एक आइडिया ज़रूर लगा लेंगे। 10 में से तो 7 आपको याद रहेंगी, 6 आपको याद रहेंगी, तो आप उसी से अपना आइडिया लगा लेंगे, चीज़ों को पकड़ लेंगे। तो ये चीज़ें आप ले लीजिए। देखिए एटलस जो आता है वह मैकमिलन का आता है, ये बढ़िया कलरफुल एटलस आता है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का आता है, ये भी सबसे बढ़िया माना जाता है, ये सब यूजीसी द्वारा प्रमाणित है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्कूल का आता है। इसमें से जो भी आप ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें भी मिलेंगी, हो सका इसमें ना मिले हो। जैसे दर्शाने में सबके जैसे सबके पढ़ाने का अलग अलग क्वालिटी होती है, बताने की अलग अलग क्वालिटी होती है, प्रदर्शित सब लोग वही चीज़ें बताते हैं। जैसे गणित में गुणा भाग सब लोग बताएंगे, लेकिन बताने का क्वालिटी अलग होती है, उदाहरण समझाने की क्वालिटी अलग होती है। ऐसे सारे एटलस में सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बस ये है कि अगर आपके पास बजट है तो आप तीनों रख लीजिए, नहीं बजट है तो कम से कम एक आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और इससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आपका भूगोल तैयार होगा,
इससे सिर्फ आपका भूगोल ही नहीं तैयार होगा, इससे भूगोल भी तैयार होगा, राजनीति भी तैयार होगी, आपका इकोनॉमिक्स भी तैयार होगा, ठीक ना, आपका हिस्ट्री भी तैयार होगा। हाँ, सब चीज़ें आपको मिलेंगे, इससे आपका सब कुछ तैयार होगा। और भूगोल या सोशल को जानने के लिए एटलस बहुत ज़रूरी, इससे 60% आपकी, बिना इसके तो आप समझ लीजिए कि ये सब तैयारियाँ बेकार की चीज़ें हैं। तो ये बाबू आप ज़रूर अपने पास रखिएगा, ज़रूर एक ले लीजिए, एटलस मिल जाएगा मार्केट में, कहीं भी बुक की दुकान पर आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी होती है, जो बार बार आपके व्यवहार में आती रहती हैं। तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि जो सामान्य चीज़ें वह आप जान लीजिए, वह पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बिना उसके अन्य चीज़ों की जानकारी होना थोड़ा सा कठिन होगा, आपको कठिन लगेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके ग्लोब पर। ठीक, ग्लोब है क्या? तो ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है ग्लोब। और इस ग्लोब के माध्यम से ही हम अन्य चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब जो है पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को जो है दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, जबकि जो ये एटलस है ये वास्तविक स्वरूप को नहीं दर्शाता है, ठीक ना। ये ग्लोब का तोड़ा हुआ रूप है। एटलस जो होता है ये ग्लोब का तोड़ा हुआ रूप। पृथ्वी तो गोल है ना, वह गोल है, राउंड फिगर में है। तो राउंड फिगर की चीज़ें देखने में थोड़ा दिक्कत होती थी। होता क्या था, ग्लोब देखिए वास्तविक स्वरूप है पृथ्वी का, ठीक। तो ग्लोब के माध्यम से समस्या क्या होती थी कि जैसे सबको हमको एक साथ देखना है तो नहीं देख पाते, उसको बार बार राउंड करना पड़ता, घुमाना पड़ता। ग्लोब आप लोग भी देखे होंगे, तो उसको क्या करना था, घुमाना पड़ता था। तो दिक्कत क्या होती थी, अभी हमको अमेरिका और यूरोप के पूरे क्षेत्र को एक साथ देखना है या तुलना करना है तो उसमें समस्या आती थी। और ग्लोब अगर छोटा है तो उसमें जो मानचित्र हैं लिखे जो जाएंगे, जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे, तो आपको देखने के लिए काफ़ी बारीकी से देखना होगा या लेंस लगाना पड़ता है, ठीक। अभी दो स्थानों के बीच की दूरी मापनी है तो ग्लोब पर आसानी से आप नहीं बना सकते। तो विद्वानों के दिमाग में ये बातें आई कि क्या किया जाए ऐसा कि हम पूरे पृथ्वी का एक बार में अध्ययन कर सकें, सही अध्ययन कर सकें और ग्लोब के ही मानक को सही रूप से दर्शा सकें। इसके लिए सहारा लिया गया मानचित्र का, ठीक ना, मानचित्र का। इसके लिए किया गया, देखिए बेसिक नॉलेज है जो हम बता रहे हैं, बेसिक नॉलेज है, इसको आप जानते रहिए। तो क्या गया, एक लोहे का ग्लोब तैयार किया गया और उसमें जो है ये अक्षांश देशांतर जो है ये लोहे का ही जाल बना दिया गया पूरा। इसी चीज़ों पर हम टॉपिक पर चलेंगे। तो इस तरह से एक लोहे का जाल बना दिया गया और उसके बाद लाइट जलाई गई इसके केंद्र में, इसके इधर ऊपर, ऐसे लाइट जला करके जब इसमें लाइट जलाते थे तो इसकी जब लाइट जलाएंगे तो शायद से इसकी छाया कहीं ना कहीं जाके पड़ेगी, तो इसकी छाया जहाँ पड़ती थी वहीं पर पेन से खींच लिया जाता था और फिर बाद में गणितीय माध्यम से उसे संशोधित करके एक नया रूप दिया। इस तरह से पूरे ग्लोब को प्रकाश के माध्यम से समतल सतह पर प्रक्षेपित किया गया, ठीक। प्रक्षेपित करके मानचित्र की जो है वह रचना की गई और उसके बाद यही मानचित्र जो है एटलस के रूप में बाद में आ गया। तो हम क्या करते हैं, एटलस के में हम एक साथ मानचित्र में एक साथ जो है सबको देख पाते हैं। तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो एक साथ पूरे संसार को देख पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, दो जगहों की दूरी भी आसानी से माप सकते हैं, ठीक ना, चीज़ों को बारीकी से भी कर सकते हैं। अगर हमें मैप बड़ा बनाना है तो हम बड़ा सा मैप भी बना सकते हैं। इसको ले जाना भी आसान होता है, अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको ले जाना, कहीं भी बैग में, जेब में, कहीं भी मोड़ करके रख सकते, ले जा सकते हैं। लेकिन अब इसको ले जाना होता, अब ग्लोब लेकर के जेब में जा सकते हैं, ग्लोब को लेकर के कहीं भी पास में हम घूम नहीं सकते हैं। अभी हमें फटाक से देखना हो, अभी हमें देखना हो कि इंडिया और अमेरिका के बीच विवाद है तो हम सोचे ग्लोब पर एक साथ देख ले, नहीं देख पाएंगे। अभी रास्ता बनाना हो इंडिया से लेके अमेरिका तक पानी में हमको ऐसे खींचना हो तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं बना पाएंगे। लेकिन इस पर रहेगा मानचित्र पे तो आप आसानी से बना लेते हैं। तो यही ग्लोब और एटलस में, यही मानचित्र में जो है फर्क होता है, इसमें चीज़ों को काफ़ी आसानी। लेकिन देखिए असला रूप यही है, पृथ्वी का असला रूप यही है, लेकिन आसानी के लिए
पूरे ग्लोब को फोल्ड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया और उसको चपटा कर दिया गया और उसी चपटे चीज़ को जो है समतल सतह पर उतार करके बना दिया गया। तो यही अंतर होता है। अब देखिए हम दूसरी चीज़ पर आते हैं। तो ग्लोब आपके समझ में आ गया ना। ग्लोब जो है यह एक हमारे पृथ्वी का एक नमूना है, इसमें हम दर्शाते हैं। ग्लोब पर कुछ चीज़ें खिंची होती हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर। ये चीज़ें आपके बार बार प्रयोग में आएंगी। नाम लिया जाएगा, किसी स्थान का हम नाम बताएंगे कि इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक, इतने देशांतर से इतने देशांतर तक यह ठीक ना। तो अक्षांश और देशांतर को आपको जानना जरूरी होता है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा नहीं दिखेगा। देखिए ये ग्लोब है, गोला है। जब कोई चीज़ गोला होता है तो ये उसकी क्या होती है, परिधि होती है। और एक गोले का पूरा मान कितना होता है, 360 अंश। इस गोले की एक केंद्र भी होगा और केंद्र से जब हम परिधि पर लंब डाल दें तो ये क्या हो जाती है, त्रिज्या अर्धव्यास कहते हैं। इसको पूरा मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, व्यास हो। ये व्यास हो गया है। तो गोले को इस तरह से हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी को भी अगर हम केंद्र मान लें या इस ग्लोब को केंद्र मान करके इसकी परिधि पर जो अंशों में मापी गई दूरी होती है, ठीक ना, इसे ही अक्षांश कहा जाता है। केंद्र से इसके परिधि पर जो अंशों में मापी गई दूरी होती है वही क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। और समान अक्षांशों को मिला करके जो खींचा जाता है रेखा, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मापा एक अक्षांश, तो इस तरह से देखा जा, चूँकि पृथ्वी का ऐसे ही राउंड नहीं है, वो चारों तरफ से ऐसे उभरी हुई है ना, तो ये परिधि का निर्माण हर तरह पे होता है। तो जिस भी स्थान पर हमने यहाँ माप लिया, यहाँ माप लिया, यहाँ माप लिया, तो इस तरह से देखेंगे समान अक्षांश वाले स्थानों को मिला करके जो हम रेखा खींचेंगे वो हमारा अक्षांश होता है। ये तो हो गई परिभाषा। दूसरे तरह से आप समझिए, आप सिंपल भाषा में समझिए कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक ना, पश्चिम की पूरब या ग्लोब पर क्षैतिज खींची हुई जो रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच यानी इसके मध्यवर्ती भाग को जो इसे 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी के बीचों बीच इसके मध्यवर्ती भाग में जो रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, इसे ही 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसको हम 2 तरह से आपको गणित की भाषा में आप समझ लीजिए। आप कोण पढ़े होंगे, आपतन और परावर्तन, इसका निर्धारण कैसे होता है, ये थोड़ा सा 2 तरह का कोण आप पढ़े होंगे, आपतन और परावर्तन। ये अक्षांश ऐसे ही नहीं बना दी, ये थोड़ी सी गहराई की भाषा है, आपके सिलेबस से बड़ी भी है और ये चीज़ें ज़्यादातर टीजीटी, पीजीटी या नेट की यूजीसी की परीक्षाओं में जो हाई लेवल के एग्जाम सब्जेक्टली होते हैं उसमें ज़्यादातर पूछे। पर समझिए इसका निर्धारण गणितीय विधि से कैसे किया जाता है। जब कोई भी किसी भी वस्तु का, जब सूर्य की किरणें किसी भी वस्तु पर, धरातल पर या कहीं भी टकराती हैं तो टकरा करके वो विक्षेपित भी होती हैं। तो जब वो किसी भी स्थान पर टकराती हैं तो जहाँ वह टकराती हैं उसके सापेक्ष जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जब वह विक्षेपित हो जाती है किधर, कहीं भी किधर भी, उसके सापेक्ष जो कोण बनता है वह कहलाता है परावर्तित। यानी परावर्तित होने के बाद जब किरण दूसरी तरफ निकलती है तो उसके सापेक्ष धरातल से मिला करके जो कोण बनता है वह हमारा होता है परावर्तन का। तो सूर्य की किरणें, सूर्य और चंद्रमा की किरणें जो है इस पर जब पड़ती हैं तो यही आपतन कोण जो है इस पर देखा जाता है। जितने अंश का आपतन कोण हमारे पृथ्वी के धरातल पर जहाँ जहाँ पड़ता है वहीं वहीं पर उतने अंश अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है, ठीक। और कोई भी कोणीय दूरी हमेशा वृत्त के केंद्र से ही
निर्धारित की जाती है। तो समान अक्षांशों वाले यानी समान अंश वाले दूरियों को माप मिला करके पूरब से पश्चिम यानी क्षैतिज दिशा में जो दूरियां खींची जाती हैं, रेखाएं खींची जाती हैं, वही हमारी होती हैं अक्षांश रेखाएं। जैसे जैसे किरणें पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में आती जाती हैं, उनका आपतन कोण धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। इसीलिए इसके मध्य पर जो ये 0 डिग्री खींचा गया, अपने से नहीं खींचा गया है। किरण का आपतन कोण पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग पर शून्य हो जाता है और इसी शून्य अंशों को मिलाकर के जो रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसे ही कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो हमारा आपतन कोण है वह बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके सबसे ऊपरी भाग यानी ध्रुव पर आपतन कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, आपतन कोण 0 होता चला जाता है। तो इस तरह से 0 डिग्री से इसके ध्रुव तक कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 90। लेकिन 90 जो है वह कोई रेखा नहीं है, इस बात को भी जानिए। हम कहते हैं कि 0 डिग्री से ध्रुव तक कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, 90, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री जो अक्षांश है वह रेखा नहीं होता है, बल्कि एक बिंदु होता है। ठीक उसकी चोटी पर जब किरण पड़ती है तो एकदम सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर और भी दूसरे अक्षांशों का निर्धारण नहीं हो पाता, दूसरे अंशों का निर्धारण, क्योंकि सीधे सीधे 90 अंश का कोण इस तरह से बनता है, ठीक ना। तो फिर और कहीं पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। अगर आप देख लीजिए, आप मैथ पढ़े होंगे, तो इस तरह से अगर 90 अंश का कोण बन गया, तो अब बताइए यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, या इधर आप खिसके तो 90 अंश का कोण बनेगा, नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर 80 अंश का कोण बना है, तो आप इसी केंद्र से इधर भी 80 अंश का कोण बना सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के आप 80 अंश अक्षांश खींच सकते हैं, लेकिन आप 90 अंश यहाँ बना दिए तो 90 अंश अब इधर या इधर नहीं जाएगा, ना तो दाहिने जाएगा ना। इसीलिए 90 डिग्री जो रेखा होती है उसे रेखा नहीं माना जाता। इस तरह से कुल देखा जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 89, जिसमें 0 डिग्री भी आपका शामिल होता है। फिर ऐसे इधर भी हो जाता है, यानी कुल रेखाओं की संख्या सामान्यतः 180 मानी जाती है। ज़्यादातर पेपर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, ठीक ना, कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप 180 ही बताएंगे, क्योंकि सामान्य नॉर्मली परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। हाँ, जब हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बड़ी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होते हैं, तब जो इस विषय के विद्यार्थी हैं उनसे ये चीज़ें बारीकी से पूछी जाती हैं। तो 0 डिग्री से 90 उत्तर और 90 दक्षिण जो है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इन अक्षांश रेखाओं के अब हम इस पर खींच लेते हैं। अब आप देखेंगे ग्लोब पर सभी अक्षांश नहीं खींचे जाते। अगर ग्लोब पर सभी अक्षांश हम खींच दें तो 90 रेखा हमको खींचनी पड़ेगी ना। तो अगर 90 रेखा खींच देंगे तो वह बहुत घना भी हो जाएगा और हमको दिखेगा भी नहीं। इसलिए आप जब भी एटलस पर या ग्लोब पर देखेंगे तो रेखाएं अंतर पर खींचिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से 10-10 के अंतर पर खींची रहेंगी, या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से भी खींची रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 10 के बीच 10 रेखाएं, यानी 9 को हमने छोड़ दिया है, 10वीं को हमने खींच लिया है। तो इस तरह से इनके बीच इतने हमने छोड़ दिए हैं अक्षांशों को। इसी तरह से दक्षिण में भी अक्षांशों को खींच लिया जाता। और ये रेखाएं आपको सीधी भी नहीं मिलेंगी। सीधी इसलिए नहीं मिलेंगी कि पृथ्वी एकदम चपटी है नहीं, बीच में उभरा हुआ है। हाँ, सब बता रहे हैं। ये जो है उभरा हुआ है, ठीक ना। तो बीच का भाग उभरा हुआ है इसलिए, और ऐसे स्फेरल टाइप का है, इसलिए जो है ये रेखाएं जो है थोड़ा गोला टाइप का वृत्ताकार लेकर के बनती हैं। लेकिन एटलस पर कागज़ पर आपको ये कहीं कहीं सीधी भी मिलेंगी, कहीं कहीं मानचित्र जिस हिसाब से बनाया जाता है, जैसे खींचा जाता है, उस तरह से इसको खींच लिया जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य से होकर के जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा।
और दूसरा इसे नाम दिया जाता है विषुवत। विषुवत इसलिए कहा जाता है कि इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर 12 महीने गर्मी पड़ती है। सूर्य का जो सूर्याभिताप यहाँ सबसे अधिक प्राप्त होता है और सीधी पड़ने के कारण ये स्थिति विषुव कहलाती है। और विषुव स्थिति के नाते इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक ना, ठीक है, वो सब क्लियर कराएंगे। सब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो सब बातें बताएंगे। पहले नॉर्मल चीज़ें आप समझ लीजिए। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे हम विषुवत रेखा भी, 2 नाम इसे दिया जाता है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी भी है, 23.5 डिग्री का यह झुकाव लिए। अगर ये झुकाव नहीं होता तो पूरे पृथ्वी पर जो दिन रात, चाहे जहाँ भी दिन रात हो रहे हों, जितना भी बड़ा छोटा हो रहा हो, तब छोटे बड़ी का नहीं, जहाँ जितने का होता उतने का दिन होता उतने की रात होती। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ 8 घंटे का दिन है तो 8 घंटे की रात ही होती, यहाँ 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की, यानी सब कुछ बराबर होता। लेकिन इसके झुकाव के कारण जो प्रकाश आता है वह मतलब अलग अलग तरीके से पड़ता है। उस तरह से जैसे आप टॉर्च समझ लीजिए, टॉर्च आप जलाते होंगे, देखते होंगे उसकी किरणें शुरू में तो सीधी निकलती, बाद में बिखर जाती। तो अगर आप किसी चीज़ पर टॉर्च जलाइए तो देखेंगे कुछ किरणें यहाँ पर सीधे आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वह तिरछे जा रहे हैं। तो जो किरणें सीधी पड़ेंगी उनका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे आप टॉर्च जलाएंगे, जहाँ जलाते आप देखेंगे वहाँ ज़्यादा दिखाई देता, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ कम दिखाई देता है, यानी उसका प्रभाव कम होता है। इसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर आता है तो इन भागों पर इनकी किरणें क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। सिर्फ लगभग सीधी, पूरी सीधी नहीं पड़ती, लगभग सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इन भागों पर जो है सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। ठीक ना। और जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं उनका जो किरणों का तिरछापन है यह बढ़ता चला जाता है। इसलिए इनकी चूँकि उनको ऊष्मा ज़्यादा एरिया को गर्म करना पड़ता है, ऊष्मा ज़्यादा खर्च हो जाती है। ठीक ना। अब कोई 5 किलोमीटर दौड़े, कोई 15 किलोमीटर दौड़े, जो 15 किलोमीटर दौड़ेगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, जो 5 किलोमीटर दौड़ेगा उसकी कम खर्च होगी। तो जो ज़्यादा खर्च होगी तो ज़्यादा है कि वो कम प्रभाव डाल पाएगा, और जब कम खर्च होगी तो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। इसलिए इन अक्षांशों में जो है वह ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। अब आते देखिए 23.5 अंश जो है वह पृथ्वी का हमारा झुकाव पाया जाता है। 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक। और कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती है। सीधी मतलब पूर्ण 90 डिग्री पे नहीं पड़ती, मतलब ज़्यादा समय तक इन भागों में सूर्याभिताप सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए ये कटिबंध जो है हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंध। ये हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हमारा सूर्य भी जो है इन्हीं रेखाओं के बीच में चमकता, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही सूर्य चमकता। जैसा अभी तक आप जानते होंगे कि सूर्य एक स्थिर है और पृथ्वी के संदर्भ में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं वह सूर्य को स्थिर मानकर ही बताई जाती है, लेकिन सूर्य स्थिर नहीं है, वह भी आकाश गंगा में चक्कर लगाता है, वह भी घूमता है। तो कि हम जो भी बातें यहाँ बताते हैं या जो भी पढ़ाया जाता है वह सूर्य को स्थिर मान करके पढ़ाया जाता है, ठीक ना। लेकिन सूर्य भी अपने आकाश गंगा में वह चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य जो है विषुवत रेखा से 6 महीने तक लगभग उत्तर होता है और 6 महीने तक दक्षिण होता है, ठीक ना। इसमें देखिए 4 स्थितियाँ होती हैं। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ठीक, ये 4 स्थितियां सूर्य की होती हैं। सूर्य कर्क रेखा से फिर ऊपर की तरफ नहीं जाता, उसकी जो
आखिरी स्थिति होती है वह कर्क रेखा कर होती है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को, दो डेट याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। दो बार वर्ष में, 2 बार, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य जो है वह विषुवत रेखा पर चमकता है। इसके बाद 21 जून को, 21 मार्च और 21 मार्च को जब यह विषुवत रेखा पर होता है तो 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ इसकी स्थिति होती है। ऐसा पृथ्वी के झुके होने और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण होता है। तो पृथ्वी के झुके होने और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण जो है 21 जून के बाद, 21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूर्य की स्थिति क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है और धीरे धीरे सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ जो है उनका जो कोण है वह बढ़ता चला जाता है। तो 21 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस समय जो है हमारे इस ऊपरी यानी 0 डिग्री से ऊपर ये पूरा गोला है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। यहाँ से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वह काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे इस कटिबंध में होती है 23.5 से 0 डिग्री के बाद। सूर्य की कर्क रेखा पर सीधा चमकने के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी क्षेत्रों में भी ध्रुवों तक जो है वह काफ़ी पड़ने लगती है, जिसके कारण ध्रुवों पर भी प्रकाश पर्याप्त प्राप्त होता है। और पृथ्वी के झुके होने के कारण जो है, चूँकि हमारा ये जो ध्रुवीय भाग है ये झुका हुआ है, तो इसका जो ये पीछे वाला भाग है वह लगभग सूर्य के सामने रहता है और सूर्य के सामने होने के कारण ध्रुव पर जो है वह 24 घंटे का दिन होता है, यानी 24 घंटे तक ध्रुव पर सूर्य की किरणें प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है, यानी रात नहीं होती। 24 घंटे बराबर प्रकाश यहाँ मिलता रहता है। उसके बाद उसी समय ठीक आपके दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है, ठीक है ना। यही कहा जाता है कि ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है।